बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। कोशिश कीजिए करें कि किसी की हेल्प कर दिया करें किसी ना किसी सूरत में। जब आप किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी का तो थोड़ा सा वक्त अच्छा हो जाता है, लेकिन आपका इंशाल्लाह बहुत सारा वक्त अच्छा हो जाएगा। आज के शो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक अहम डॉक्टर से। आज के दिन के हवाले से वर्ल्ड थायराइड डे है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि थायराइड के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनका इलाज मुआलजा चल रहा है, कौन कौन सी एहतियात उनको करनी है, तो उनके लिए आज हम स्पेशली गुफ्तगू भी करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ एज़ यूजुअल हम अपनी ख़बरें डिस्कस करेंगे और मार्केट की सूरत हाल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मार्केट में महंगाई की सूरत हाल है। और आजकल तो वैसे ख़बरें भी सारी महंगाई की हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर है जी, पास होने के लिए इम्तिहान लाजमी। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात अगले माह होंगे। गरीब के मुंह से निवाला छीनने की कोशिशें, नान भाइयों ने रोटी 10 रुपए की कर दी। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बेचने वाला माफिया सरगर्म, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। और डॉक्टर्स बेनामी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए कमाने लगे, मुलाजमीन का खोज लगाने की हिदायत। जी तो नाज़रीन, जमाली साहब हमारे साथ थे और ख़बर के हवाले से उन्होंने अपडेट किया। आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं। लीड स्टोरी है और लीड स्टोरी के मुताबिक स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये कहा गया है कि अब उनकी मौजें ख़त्म हो गई हैं। पास होने के लिए अब उनको इम्तिहान लाजमी देना होगा, यानी तैयारी करनी शुरू कर दें। 10वीं और 12वीं के पेपर जिन लोगों ने देने हैं वो अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि पेपर्स होने वाले हैं अगले माह। जी राव साहब। अच्छा, मैं ये जब लफ्ज़ मौजें जब हुआ तो मैं ये समझा कि शायद पेरेंट्स की मौजें होने वाली हैं और एनसीओसी कोई ऐसा फैसला देगा जिससे पेरेंट्स को स्कूल खुल जाएंगे, जो रिलीफ है वो भी मिल पाएगा फी डिस्काउंट के हवाले से, और फिर स्कूल्स खुलेंगे तो जाहिर है बहुत दिल बड़ा की आवाज़ है ये। देखिए, ये मेरे दिल की आवाज़ नहीं है, ये सभी के दिल की आवाज़ है। और पेरेंट्स तो जाहिर है एटीएम मशीन्स हैं, खास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर्स। अभी वाले टाइम में आपको लाजमी इस तरह से ज़्यादा महसूस इसलिए हो रहा है कि बच्चे घर बैठने और आपको फीसें अदा करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली। तो इस पे चले, ये फैसला आया कि इम्तहान के बगैर कोई जो है वो प्रमोट नहीं हो पाएगा और इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए था। अब इसमें भी एम्बिग्यूटी है, चूँकि गवर्नमेंट के हर डिसीजन में हम देखते हैं कि कोई ना कोई जो खला है वो रहता है। जो पहली से 8वीं तक के बच्चे हैं उनका क्या होगा। फ़िलहाल तो ये एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी है, वो तो आगे के बगैर इम्तहान के प्रमोट नहीं किया जाएगा। तमाम क्लासेस के तो इम्तिहान ज़रूर होंगे, ये भी वाज़ेह तौर पे कहा गया राव साहब। अब देखिए, अब जो बोर्ड की क्लासेस हैं उनके इम्तहानात, लेकिन क्लासेस तो फ़िलहाल ऑनलाइन चल रही हैं और इस हवाले से एनसीओसी ने जाहिर है ये इसको हम यही कह सकते हैं कि अगर मुकम्मल एसओपीज़ के साथ, रिसेंटली आपको याद होगा कि ओ लेवल के एग्ज़ाम्स को इनको पोस्टपोन करना पड़ा था और एसओपीज़ पर अमल दरामद अब यकीनन एक जो है वो अगला एक चैलेंज होगा जो बोर्ड के इम्तहानात हैं ख़ास तौर पर। और बिल्कुल ठीक है, अब जब सारी चीज़ें खुली हैं तो क्या कोविड-19 का जो अटैक है वो सिर्फ तालीमी इदारों पर होगा, तो ये कहना मैं नहीं समझता कि मुनासिब होगा। आलमोस्ट हर चीज़ ओपन है। अब तो आपने रेस्टोरेंट्स को आउटडोर आपने इजाज़त दे दी और इसी तरह से तमाम तर जो सरगर्मियां हैं सरकारी और निजी सतह पर वो तो चल रही हैं। तो ऐसे में स्कूल्स के हवाले से जो एसओपीज़ हैं, और स्कूल्स वो जगह थी जहाँ पर एसओपीज़ पर सबसे ज़्यादा अमल दरामद हमने खुद ऑब्ज़र्व किया। और अब यानी आप इस चीज़ के हामी हैं कि स्कूल खुल जाने चाहिए? बिल्कुल खुल जाने चाहिए। अगर कोई आप 15 दिन या 20 दिन इनको 4 डेज़ की क्लासेस कई अजला में शुरू की हैं जहाँ पर रेशो जो है वो 5% से कम है, तो अगर आप बड़े शहरों में भी करते हैं तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई इतना होगा, क्योंकि अब आगे
शदीद गर्मी है और गर्मी में सर्वाइव भी नहीं कर पाता। लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे पहलुओं को सोच कर वज़रा ने शफ़क़त साहब की जो शफ़क़त अब बच्चों पर नज़र आ रही है, तो इससे ज़ाहिर है इम्तहानात जो हैं वो होंगे और प्रमोट कोई नहीं होगा। अब ये वाज़ह पॉलिसी आ गई है सामने। अच्छा, अब बच्चों के लिए अब ये है कि अब आप कम अज़ कम आपको भी जो मौजें हैं वो आपकी भी खत्म हुई हैं। और कम अज़ कम तैयारी और आप अपनी तैयारी करें, दिल जमई से तैयारी करें और बिल्कुल भूल जाएं अब जो टाइम आपके पास है, ख़ास तौर पर जो बोर्ड के इम्तहानात हैं उसमें। अच्छा, ये मौसम गर्मा के तातीलात जो हैं इसका फैसला कहा गया सूबाई हुकूमतें करेंगी, अब ये क्या प्लान बनाया जाएगा? अभी ज़रूरत है तातीलात? देखिए तातीलात की ज़रूरत तो ऑब्वियसली अब जिस तरह से गर्मी की अब हीट आएगी जून और फिर जुलाई में, तो उसमें तो आपको पता है कि ये मुमकिन ही नहीं कि ज़ाहिर हीट स्ट्रोक से भी बच्चों को बचाना है, तो ये तो गर्मियों की छुट्टियां। लेकिन ये है कि जो अगस्त में आप अगर कर दें क्लासेस शुरू, ये 2 माह तो कम अज़ कम मैं नहीं समझता कि क्लासेस जो है वो हो पाएंगी, क्योंकि शदीद गर्मी होती है, हब्स भी जुलाई में, फिर हब्स का भी ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, तो उसमें मुमकिन नहीं है कि आप इतनी गर्मी में। बहरहाल बहुत सारे जो स्कूल्स ऐसे हैं जो जहाँ पर एयर कंडीशन की सहूलत है, अगर वो करना चाहें तो मेरे ख्याल से हो भी सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है बच्चों का। कम अज कम बाज तो बच्चे अपने स्कूल्स को भी भूल चुके हैं, ये सूरत हाल है। ऐसे ही है, बिल्कुल बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद तो ऐसी है जो नर्सरी और 1 क्लास के बच्चे हैं, उनकी एडमिशंस हो चुके हुए हैं, 6-6 माह हो गए, लेकिन उनको स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नहीं जा पाए। इसको हम वाइंड अप करते हैं, बच्चे अब अपनी तैयारी करें और अभी मौजूदा कोरोना की सूरत हाल जो है, जिसके मुताबिक कल की हम बात करें 21 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और 351 नए मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए। थैंक गॉड कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है, 351 मरीज हैं, लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कैजुअल्टीज हो रही हैं बिल्कुल। इसमें अल्लाह करे कि वो दिन हम देखें कि इंशाल्लाह ज़ीरो का फिगर हमारे सामने आए और कोई कैजुअल्टी ना हो। अल्लाह करे बहुत जल्द ऐसा हो, और यकीनन इंशाल्लाह होगा भी, क्यों नहीं होगा। इसमें खाली गवर्नमेंट का जो रोल है वो इस तरफ नहीं हमें ले जा सकता, इसमें इंडिविजुअल्स का रोल जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। आपने देखा कि अभी भी SOPs की जो वायलेशन है वो रिपोर्ट हो रही है, खास तौर पे आप मार्केटों के टाइम पे जब चले जाएं आपको तब अंदाजा होता है। अब प्रीवियस वीक की अगर मैं बात करूं तो जो SOPs की पाबंदी थी वो ज्यादा थी, अब थोड़ा फिर लोग रिलैक्स हुए हैं जब से ये पाबंदियां खुली हैं। तो रिलैक्स नहीं होना, इसमें आपको थोड़ा और एहतियात से काम लेना है, एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब 1751 था हाईएस्ट जो पॉजिटिव केसेस जो रिपोर्ट हुए एक दिन, और उसके बाद अब 300 असल में हम लोग राव साहब बाय नेचर लोग ऐसे हैं कि जब हमें बड़ा इजी किस्म का ना इन्वायरमेंट नजर आना शुरू होता है, हम अपनी जिम्मेदारियां भूलना शुरू हो जाते हैं। तो जाते जाते ब्रेक की तरफ जाना है, रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। अगर सब कुछ नॉर्मल की तरफ जाता आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड खत्म हो चुका है। कोविड इज वेरी मच देयर, वैक्सीनेशन की तरफ आप जाएं, क्योंकि महफूज रहने का, बिल्कुल महफूज रहने का एक यही तरीका है। अगली खबर हमने करनी है जी महंगाई के हवाले से, और अब नान रोटी महंगा हो गया है, कीमत जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो गई है, लेकिन तहफ्फुजात नान रोटी जो बेच रहे हैं उनके भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे, और जितनी मर्जी आप जज्बाती लाइनें खबर में इन कर लें, फायदा उसका कोई नहीं होने वाला। गरीब के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश पड़ने वाला, इसकी किसी के कान पे जूं तक नहीं रिंगती। अब देखिए नहीं, इसके तमाम तर पहलुओं को आपको डिस्कस करना है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नहीं, मुझे तहफ्फुजात ये हैं कि आपने खबर कल दी, हमने कहा कि जी परेशान गरीब को किया जा रहा है, ये जो आपने खबर के अंदर इतना जज्बातीपन डाला, इससे फायदा क्या होगा? राव साहब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? देखिए ये खबरी तराशे तो अपनी जगह पे, लेकिन हकीकत में आपको
कुछ स्टेप्स लेना होते हैं, ख़ास तौर पर जब गंदम की कीमत आपने बढ़ाई कि किसान को रिलीफ मिले और उसमें आप भूल गए कि इसके जो रिपरकशंस हैं वो क्या होंगे। आपने 1800 की, लेकिन 1800 रुपये में गंदम दस्तयाब सिर्फ सरकारी स्टोर्स की हद तक महज इस वजह से है कि वहाँ पर आपके पास पड़ी है, लेकिन ओपन मार्केट की आप बात करें तो आपको 2100 रुपये फी मन में जो गंदम है वो मिलेगी। अब देखिए इतना ज़्यादा जब रेट बढ़ेगा, आटे का थैला 860 से बढ़कर 1050 या 1100 रुपये तक चला जाएगा 20 किलो का, तो किस तरह से मुमकिन है कि रोटी की कीमत का उस पर असर ना हो। अब आपको इन सारे पहलुओं को देखना होगा। रोटी की कीमत के हवाले से मैं आपको याद करवा दूं कि एक सूबाई वजीर है जिनका ताल्लुक लाहौर से है, बड़े बासर वजीर हैं। 6 रुपए की रोटी थी, उन्होंने कहा कि 6 रुपए की रोटी जो है वो बिकवाएंगे, हर हाल में बिकवाएंगे। अगर 8 रुपए की रोटी हुई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। फिर अब सरकारी कीमत 8 रुपए है और 8 रुपए सरकारी कीमत है। मुझे दोनों का जवाब दे दें। हम बात करते हैं गरीब किस तरह 10 रुपए की दूंगा, मैं कमेंट इस पर कर सकता हूं। यू कैन कमेंट। अच्छा, मुझे अब ये सर बता दें, हम बार बार बात करते हैं गरीब 10 रुपए की रोटी किस तरह खरीदेगा। अब जो नान बाई हैं, जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, क्या वो गरीब नहीं हैं? क्या वो महंगा आटा, महंगा मैदा, महंगी गैस खरीद कर कीमत ना बढ़ाएं? अब वो राइट पे नहीं है। आप रोजाना की बुनियाद पर आपने एलपीजी की कीमतें बढ़ती देखी हैं, आटे की कीमतें आपने रोजाना बढ़ती हुई देखी हैं, ब्लैक होता हुआ देखा आपने, और फिर ऐसी तमाम गलत नहीं ना है, वो ऑब्वियसली उन्होंने तो 3 अप्रैल को जिले इंतजामिया को एक मरासला लिखा कि हम बात करना चाहते हैं, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है कि रोटी की जो कीमत है वो सस्टेन रहे 8 रुपए पे, जो कि मुमकिन नहीं है। इस पर बातचीत करें, किसी ने उनसे बात ही नहीं की। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर निकले, तंदूरों की चेकिंग की और वही फोटो शूट और वही दावे कि खबर में लिखा है हुकूमत का नोटिस लेने का उल्टा असर हो गया। ऑब्वियस आपको पता नहीं, अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खुदा का नाम ले, नोटिस ना लें। तो बात यह है कि आपने उनको फैसिलिटेट करना है। आप खुद से फैसिलिटेट करते नहीं हैं तो फिर ऑब्वियसली जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका हर चीज़ पर असर आता है। अब बात यह है कि आपको याद होगा कि तनख्वाहों में इजाफा आपने 3 साल में 25% अभी करना है। ये सरकारी सूरत हाल है। और जब आप प्राइवेट सेक्टर जिनकी तादाद करोड़ों लाखों में है, जब उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी नहीं 3-3 साल से होगा, तो फिर वो ये है बुनियादी फ़र्क कि आपने महंगाई बढ़ती चली गई और जो वसाइल थे, जो सोर्स ऑफ इनकम थे, वो कम होते चले गए। तो ये बुनियादी फ़र्क है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। किसी ने इस पर काम नहीं किया कि रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं ताकि लोगों की इस्तात हो। उल्टा इसका गवर्नमेंट ने जो हल निकाला, कोई भूखा ना सोए, लंगर खाने और फिर शेल्टर होम्स, आपने इस पर काम किया। ठीक है, फलाई रियासत की ये जिम्मेदारी है कि कोई उस रियाया में से कोई भी जो है वो, फलाही रियासत ने कुछ नहीं किया, ये मुखय्यर हजरात और मुखय्यर हजरात ने ही सही किया। लेकिन बात यह है कि एक ओपोजिशन की जानिब से एक बात की जाती है कि जहाँ पर कारखाने लगने चाहिए थे वहाँ पर लंगर खाने बन रहे हैं। ठीक है, लंगर खाने आप बनाएं, ज़रूर बनाएं कि ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जो मुस्तहिकीन हैं, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खा नहीं सकते, लेकिन उनको अगर स्टेट करती है तो स्टेट करवा कर देती है मुखय्यर हजरात। तो ये इसमें कोई जो है वो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसको क्रिटिसाइज किया जाए। अच्छा काम है, लेकिन रोज़गार के मौके तो आपने फराहम करने हैं। रोज़गार के मौक़ों के लिए आपको इक़दाम करने हैं। मुझे बताएं कि आज अगर चौक चौराहों में आप चले जाएं, जो दिहाड़ीदार मजदूर है जिसने 700 या 800 रुपये कमाने हैं और फिर जाके घर खर्च करने हैं, और वो फारिग बैठा हुआ है चौक चौराहों में, और एक अगर कोई शख्स जाए, लेबर अगर किसी को रिक्वायर्ड है, वो जाएगा किसी चौक चौराहे में तो 50 मजदूर बेचारे उसके इर्द गिर्द होंगे कि वो किसी उनमें से किसी एक को ले जाए। तो ये सूरत हाल है। और यही प्राइवेट सेक्टर में भी हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स की जो क्रिएशन है वो नहीं हुई। आपकी यूथ तेज़ी से जो है वो बेरोज़गार हो रही है, और इस पर जो डिपार्टमेंट्स को काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। और रोटी का असर फिर चिकन की कीमतों पे अगर आप
देखें, ये समझा जाता था कि गरीब के लिए जो सस्ता प्रोटीन है वो एक चिकन एलिमेंट है, जो सिर्फ 70 रोज़ में 225 रुपये से 451 रुपये तक पहुंच चुकी है जिसकी कीमत। अब इसको किसने कंट्रोल करना है, इस पर तो लगता है किसी का कंट्रोल है ही नहीं। एसोसिएशन जो है वो बरी ज़िम्मा है इस सारी सिचुएशन से। इसको मैंने 3 रोज़ पहले मैंने इसको प्रोब करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह हुई कि जो कीमतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। खासी मेहनत किया, हमारे 4-5 रिपोर्टर्स का नाम लिखा है जिन्होंने सब्जियां, चीनी, चिकन के निर्ख, देखिए तमाम चीजें। पर मुझे सिर्फ ये बता दें, ये चीजें हर रोज हम डिस्कस कर रहे हैं राव साहब, जिन लोगों का काम है कीमतें कंट्रोल करना, बुनियादी नौयत की ये चीजें हैं, रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, मतलब आप ना चाहते हुए भी इनका इस्तेमाल खत्म नहीं कर सकते हैं। मटन, बीफ और चिकन पर तो लगता है कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है ही नहीं। बिल्कुल। अब देखिए जो सरकारी रेट है वो 900 रुपये है मटन का, लेकिन आपको मार्केट में मटन 1400 से 1600 रुपये तक में फरोख्त होता हुआ नजर आएगा। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि जहाँ से मटन स्लॉटर हाउस से लेना है वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि सरकारी रेट वहाँ पर कायम हो सके, नहीं हो रही। उसके बाद आपने जो चिकन की प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट कर गई, तकरीबन 210-20 रुपए तक इजाफा आप मुझे सिर्फ ये बता दें, यहाँ पर ना कवानीन नाम की कोई चीज नहीं है। गुलबर्ग के इलाके में तो खुद ब खुद जो तंदूर मालिकान है उन्होंने कीमतों में इजाफा कर दिया, बहुत सारे इलाकों में ऐसे दीगर भी हुआ होगा। ये जब 6 रुपए की रोटी थी तब भी ऐसे ही हुआ था, और फिर गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन करना पड़ा कि 8 रुपए की रोटी है, किसी का इस्तीफा नहीं आया। सही। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, ये रिस्पॉन्सिबल कौन है कि इक्वली पूरे शहर में कम से कम कीमतों का तायुन हो। अगर बढ़ानी भी है, चलें, लेट्स सपोज कि आप कह रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि जी उनके तहफुजात भी अपनी जगह है, तो नोटिफिकेशन के बाद इक्वली हर जगह पर कीमतें हों। ऐसा तो नहीं ना कि आप पोश इलाकों में जाएं आपको और रेट मिल रहा है। ये जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। जिले इंतजामिया अगर शहर में है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसका तायुन करे, और कम से कम नान भाइयों के साथ बैठकर बात तो करे, उनके इशू सुने, उनको सरकारी कोटे से सब्जियों के रेट हमारे देखिए, उनको अगर सरकारी कोटा से कोई गंदम रिलीज करवा देते हैं तो मेरे ख्याल से सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन ना मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसको आप सरकारी नेखनामा कहते हैं, उस पर अमल दरामद कराने में, क्योंकि आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो इंतहाई गैर फौजदार जफर मौज है और कारकर्दगी सिफर है। अदादोशुमार की आप बात करेंगे तो अदादोशुमार तो अब पता चलेगा कि इतने लाख इंस्पेक्शंस कर दी, इतने जुर्माने कर दिए, और भाई जुर्माने मसले का हल नहीं है। प्राइस कंट्रोल के हवाले से जुर्माने मसले का हल नहीं है। जुर्माने करके आप बरी-ज़िम्मा नहीं हो सकते। आपको इसके लिए मरबूत मैकेनिज्म की जरूरत है। गरीब आदमी को जिसको आप पकड़ेंगे और जुर्माना करेंगे, अगले दिन फिर वो जाहिर है। अब मुझे बताएं, चीनी की कीमत नोटिफाइड जो है वो 85 रुपए है। शहर में कोई एक ऐसा मुकाम नहीं है जहां पर आपको 85 रुपए में चीनी मिले। 100 रुपए मिलेगी 97x मिल रेट। उसकी वजह यह है कि आपने जो मरकजी जो मार्केट है अकबरी मंडी, वहां पर जब आप 81 रुपए या 82 रुपए पहुंचाएंगे तो तभी जो वो चीनी मार्केट में आपको 85 रुपए मिल जाएगी हर जगह पर। आपको ना आपको सस्ते बाजार लगाने की जरूरत है, ना तो आपको कोई ऐसे जो बाय द वे कल सहूलत बाजार की भी खबर हमने शेयर की थी। जी सहूलत बाजार लगने जा रहे हैं। सहूलत बाजार लगने के हवाले से सुनने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सहूलत बाजार के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मरासला लिखा डिप्टी कमिश्नर्स को कि फौरी तौर पर इस पर प्लान दें ताकि लोगों को अशिया खुरनोश की जो फरामी है वो सस्ते दामों हो। हुआ क्या है कि वसाइल फराम नहीं किए जाते, वसाइल है नहीं, फंड्स कौन देगा? पहले जो सहूलत बाजार लगे थे फुटपाथ पे, वो बंद करने पड़े, तो अब उसके बाद जब वो बंद कर 3 से 4 माह तक वो लगे रहे। और उसमें कम से कम ये हुआ कि जो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक है वो अशिया शहरियों को जरूर मिली। खत्म हो गई ना फिर चीनी तो वहां थी। और उसके बाद आपने देखा कि जब वो एक ऑब्वियसली खत्म फॉर एवर तो नहीं लग सकते, फॉर एवर तो आपके पास मॉडल बाजार का जब लोग जाते भी थे चीनी नहीं मिलती थी ना राव साहब। बिल्कुल चीनी मिलती थी लेकिन 1 किलो चीनी मिलती थी। कितने इलाकों में स्टॉल्स खाली भी पड़े होते थे ना। 1 किलो। अब स्टॉल्स को जब आप सहूलत बाजार देखिए जब लगाएंगे तो सहूलत बाजार में आपको मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी है कि तमाम जो अशिया खुरनोश जो सरकारी पैटर्न पे हैं वो आपको मार्केट के रेट पर मिले। लेकिन सहूलत बाजार लगाने के लिए वसाइल कौन देगा? असल मसला तो वसाइल है।
30 लगाए जा सकते हैं। यहाँ मसाइल नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मसाइल ही मसाइल हैं। अगली खबर भी मसाइल से भरपूर है जी, और ये मसला जो है इंसानी जिंदगियों का मसला है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बेचने वाला गिरोह सरगर्म है। जो बाहर से खाने पीने खाते हैं थोड़ी सी एहतियात करना शुरू कर दे। ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। दिस इज द रीजन कि बार बार आपको कह रहे हैं कि आप ये मत समझें, कल भी गुज़िश्ता रोज़ भी 20 संबात हुई, आज भी 20 संबात हुई, तो जितनी केयर आप कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप घरों में ही बंद होकर रह जाएं, अपने ज़रूरी कामों के लिए ज़रूर निकलिए, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े जी। तो मैंने कहा था यहाँ मसाइल ही मसाइल हैं। अब मसला ये कोई छोटा मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके सेहत दुश्मन अनासिर सरगर्म है। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बेचने वाला गिरोह सरगर्म है। और आज की अपडेट जो एक हमारे पास आई वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। शेराकोट में मुर्दा गोश्त फरोख्त करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुर्दा भैंस का गोश्त लोडर रिक्शे में सब्जाजार के इलाके से लेकर जाया जा रहा था। राव साहब, कार्रवाइयां किसने करनी है इनके खिलाफ? देखिए, ये कार्रवाइयाँ तो ऑब्वियसली जिन्होंने करनी है वो लंबी तान कर सो चुके हैं, लेकिन हम इखलाकी पस्ती की जो आला मिसालें हैं वो हम कायम करने जा रहे हैं। अब देखिए कि मैं तो कहती हूं लोगों के ज़मीर मर चुके हैं। अच्छा, अगर आपने पर्सनल कोई एक्सपीरियंस करना हो तो किसी भी करीबी जो आपके शवारमा पॉइंट हो, नहीं मैं नहीं करती, वहां पर नहीं, मैं आपको फिर समझ आएगी कि वाकई ये कोई एक जगह नहीं, हरबंसपुरा कोई एक जगह नहीं है। आप किसी भी करीबी, मैं एक जगह जाके एक्सपीरियंस कर लूंगी, एक जगह आप जाके कर लेंगे। ये मैंने तो काफी जगहों पे किया हुआ है, ये तो पूरे शहरों में काफी मकामात पर मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इस कदर स्मेल आ रही होती है कि वहां पर खड़े होना भी मुहाल है, और वही शवारमे और वही जो बर्गर हैं वो हम खा रहे होते हैं। चूंकि मुर्दा मुर्गियों का ये जो धंधा है, ये मैंने जो इखलाकी पिस्ती की जो बात की है वो इसीलिए किया है कि हम बहुत जो है वो हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया है। जिंदगियों से खेलना बिल्कुल मामूल बन चुका है। अभी हसन खालिद की स्टोरी है, जो फुटेज है वो भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सिर्फ एक मकाम नहीं है, हरबंसपुरा नहीं है, ये आप शादरा, शादबाग, आप गुलशन रावी, इसी तरह इकबाल टाउन और किसी भी मकाम पर आप चला जाए, सब कुछ है। मांसवाए बहुत मुश्किल से 5 या 10% ऐसे रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे जहां पर बिल्कुल फेयर जो इसका बिजनेस है वो हो रहा है, कि बिल्कुल सही जो गोश्त आएगा और वो आपको मिलेगा। और सोशल मीडिया पर कीमत 451 रुपए है, और कहां 80 रुपए से 100 रुपए के फी किलो के हिसाब से ये गोश्त हो क्या रहा है। जो 40% में जो आपको बात कर रहा था चिकन की कीमतों के हवाले से, 40% तक जो मुर्गी है, ये माहिरीन, लाइफ स्टॉक के माहिरीन ने ये बात बताई है कि 40% तक को बीमारी का सामना है और वो वेस्ट हो रही है प्रोडक्शन के दौरान ही। तो अब जो प्रोडक्शन हो रही है उससे 2 चीज़ें हैं, या तो फीड बनाई जा सकती है या फिर यहाँ पर जो हम जैसे लोग हैं उनको खिलाया जा सकता है। ये दोनों ही काम हो सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि इस पर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जैसे लोगों को ये अकल कर लेनी चाहिए कम से कम इस तरह से बाहर से फास्ट फूड जो है, वैसे भी डॉक्टर्स मना करते हैं। राव साहब, बाय द वे फूड अथॉरिटी एक टाइम में बड़ी एक डिपार्टमेंट है, जाहिर है फूड अथॉरिटी, और बिल्कुल मुझे लगता है कि बड़ी मुतहरिक थी। कहाँ है बिल्कुल वो आपके शहर से बाहर से आने वाला दूध रोज चेक किया जाता था, गोश्त की मोहरें चेक की जाती थी, स्लाटर हाउस जाया जाता था। जब से मुझे लगता है जो कैप्टन उस्मान साहब सेक्रेटरी हेल्थ बने, और उसके बाद से अब तक हम देख भी रहे हैं कि जो एफिशिएंसी है फूड अथॉरिटी की, फूड अथॉरिटी और चक्रों में पड़ गई है। फूड अथॉरिटी लाइसेंसिंग और इस तरह के कार्ड्स और इन चक्रों में पड़ी हुई है, खतो किताबत में पड़ी हुई है फूड अथॉरिटी। अमली तौर पर कोई इकदामात नहीं उठाए जा रहे। ये शहर था, हम देख रहे थे कि हमने समझा कि अब बिल्कुल सही पैटर्न में हम चले गए हैं। बहुत ज्यादा कार्रवाइयाँ इवन आयशा मुमताज के दौर में आपको आयशा को कुछ कहने लगे हैं। अब उनके दौर में आपने देख लें कि किस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही थी, सुबह शाम कार्रवाइयाँ हो रही थी और आए रोज किसी ना किसी को धर लिया जाता था। और अब देख लें दूसरी जानिब मुर्दा मुर्गियों का गोश्त, ये किसी भी मकाम से आप, ये यूनानिमसली मैं चैलेंज करता हूँ फूड अथॉरिटी को, किसी भी मुकाम से अगर फूड अथॉरिटी शहर में है, अगर तो कोई उसका वजूद है या उनका कोई ऑपरेशन विंग है,
तो वो किसी भी मुकाम से सैंपल ले और चेक कर ले, उनको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि उनकी कारकर्दगी क्या है। बुनियादी तौर पर तो ये फरोख्त कुनिंदगान जो हैं या सप्लायर्स जो हैं, ये तो जुर्म के मुर्तकिब हो ही रहे हैं, इखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी ये जुर्म के मुर्तकिब तो हो ही रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो कसूरवार है वो आपकी पंजाब फूड अथॉरिटी है। पंजाब फूड अथॉरिटी बिल्कुल इस वक्त ऐसे लग रहा है कि शहर में बिल्कुल नहीं है। जो दूध की सप्लाई है उसको अगर आप देख लें, जितना दूध लाहौर शहर में इस वक्त वो हम देखा करते थे कि बड़े बड़े कंटेनर्स तो फिलिंग स्टेशंस पर पेट्रोल लोड करते हुए हमने देखे, बड़े बड़े कंटेनर्स को हमने दूध की दुकानों पे बाहर खड़े हुए हमने कहा कि जितना दूध लाहौर शहर में इस वक्त दुकानों पर मौजूद है, इतना दूध तो पूरे पंजाब की जो भैंसें हैं वो नहीं प्रोड्यूस कर सकती। सिर्फ ये बता दें, हमने महंगाई की खबर डिस्कस की, फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी, हमने महंगाई की खबर डिस्कस की, हमने कहा जी जिनकी जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कुछ नहीं करे, तो लोग बेचारे महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर हैं, लोग मजबूर हैं। फिर फूड अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही, लोग मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खाने पर 30 रुपए का बड़ा शवारमा भी तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, जहां पर आप देखेंगे, आप जहां पर भी देखेंगे तो आपको वाकई बड़ा शवारमा भी अकल होनी चाहिए कि वाकई बड़ा शवारमा 30 रुपए में या वाकई बड़ा शवारमा 80 रुपए में। ये वाला शवारमा तो बिल्कुल ना खाएं, वैसे तो खाएं ये हैं वो शवारमों की हकीकत जो एक एरिया से फुटेज सामने आने के बाद मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ, राव साहब फूड अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट महंगाई कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रही, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर रहे, जो करना है फिर हम लोगों ने करना है, हमने बात से कुछ नहीं खाना, हमने महंगी चीजें, मैं आम आवाम की बात कर रही हूँ, आम आवाम ही के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कोई खराब चीज खिला रहा है, आपने नहीं खानी, आपको महंगी चीजें मिल रही हैं, आप मजबूर हैं खरीदने पर, जिन जिन के काम है वो सारे लंबी तान पे सोते रहे। खुदारा ये सिर्फ हरबंसपुरा की बात नहीं है, हर एरिया में एक मखसूस ये सर मैं तो एंड पे खबर वाइंड अप करनी है, मैं लोगों को ये कहूंगी कि वो ये चीजें मत खाएं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो इदारे बनाए गए हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ ना करे, फूड अथॉरिटी कुछ ना करे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कुछ ना करे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कुछ ना करें, लोग ही एहतियात करें। अच्छा बहुत सारे वैसे ना वो ऑनलाइन जो आजकल क्या है वो पांडा वांडा उस हवाले से भी ये चल रहा है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं लोग मंगवाते हैं सुबह दोपहर शाम में, तो बल्कि नाश्ते भी मत खाएं जी, कुछ मत खाएं, अगली जरूर खाएं लेकिन तस्दीक करके खाएं, कम से कम उनको घर देख के लें। खाने से अच्छी कोई चीज नहीं आपके सामने बनती एग्जैक्टली जो चीज आपने खरीदनी है बाहर से खरीद के लाएं, महंगी खरीद के लाएं, बंद करना चाहते हो महंगी खरीद के लाएं और घर ही बनाएं, क्योंकि सस्ती चीज भी आपको कोई नहीं मिलनी। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। डॉक्टर्स बेनामी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए कमाने लगे हैं, मुलाजमीन का खोज लगाने की हिदायत। जी राव साहब, ये देखिए मुलाजमीन के खोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्टर्स की बेगमात के अकाउंट्स चेक कर लें और उनके डेजिग्नेशन चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है, आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। और ये बदकिस्मती से ये वो तबका है जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कंसिडर किया जाता है और ये तबका मरीज़ों की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ करता है। प्राइवेट अगर वही डॉक्टर आपको सरकारी अस्पताल में मुयसर नहीं होगा, लेकिन अगर आप 5,000 रुपये या 3,000 रुपये फ़ीस देंगे तो आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलेगा और उसके लिए आपको जाना उनके प्राइवेट क्लिनिक पर होगा और अद्वियात भी उनकी मर्ज़ी की ही, उन्हीं की जो कंपनीज़ उनके पैटर्न्स पर होंगी उन्हीं की अद्वियात आपको लिखकर नुस्खा में दे दी जाएंगी। तो ये बड़ी पुरानी ये वो रविश है जिसने बहुत सारे लोगों को माला माल किया, बहुत सारे मुल्कों की सैर करवाई और अब तो बात कानून नाम की कोई चीज नहीं अब तो बात आगे बढ़ चुकी है। ये जो स्टोरी सामने आ रही है जाहिद चोई साहब की स्टोरी, और इसमें उन्होंने जाहिर है जाहिद चोई साहब तो एक ब्रांड भी हैं स्टोरीज के हेल्थ के हवाले से कोई बात आए तो गैर मुसद्दका नहीं। अभी आपने रिसेंट डेज में देखा कि एक गार्ड ने जो ऑपरेशन कर दिया, सर्जन बन गया, वो भी सोशल मीडिया पर बड़ी डिस्कस हो रही है। तो हमने वही बात है कि हमने हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को, अपने मुनाफे की खातिर हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया है, जो कि किसी भी नेशन के लिए अलमिया से कम नहीं है। अब जो अकाउंट्स की छानबीन की बात की जा रही है, ये तो सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं
उनके ब्रदर इन लॉज और उनके इन लॉज का चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि जितना बड़ा डॉक्टर उतना बड़ा बिजनेस। तो कंपनीज के साथ तो इश्तराक था ही, उनके साथ तो चोली दामन का साथ था ही डॉक्टर्स का, क्योंकि मराहत मिलती हैं मेडिसिन उनकी प्रेस्क्राइब करने पर। तो बिज़नेस के हवाले से भी अब उन्होंने कहा कि ज़्यादा ज़ाहिर है आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उनको भी कारोबार की ज़रूरत है, उनको भी वसाइल चाहिए। तो फिर चले जी, MS साहिबान के नाम मरासला लिखा गया है और बयान हल्फी मांग लिए गए हैं। आप देखें इस पर आगे क्या अपडेट्स आती हैं आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो हमने अगली खबर की तरफ भी जाना, खबर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि जी शहर में मजीद क्या सूरत हाल है। अलबत्ता महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो रही है, आवाम के लिए मसाइल ही मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर हमारे पास है जी, महकमा स्कूल एजुकेशन को फंड जारी ना हुए, 4 लाख तालिबात का वजीफा बंद हो गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मसाइल तो हल ही नहीं होने पे आ रहे हैं, अब वजीफे का मसला आ गया। जी राव साहब, देखिए वजीफ़ा एक ऐसा अमल था जिससे आप अटेंडेंस को बढ़ा सकते थे स्कूल्स में, और वो अब उससे भी हाथ खड़े कर लिए। शायद इसको भी म्यूनसिपल सर्विसेज की तरह शायद गवर्नमेंट ने बोझ समझ लिया, और इससे अब जाहिर है ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसको देखना भी होगा और वजाहत भी करना होगी कि क्यों वजीफ़ा बंद किया, या शायद इस वजह से कि स्कूल बंद है तो वजीफ़ा भी बंद कर दो, ना कोई आएगा ना किसी को वजीफ़ा देना पड़ेगा। तो इस तरह की जो ऐसे प्लान बड़े अच्छे कर लेते हैं। बिल्कुल मतलब इस गवर्नमेंट से 5 साल बाद जब आप पूछेंगे ना तो आपने क्या किया, तो ये कहेंगे हमने कुछ खर्च नहीं किया। इनसे सही बात है। इनका जवाब ये होगा कि हमने कुछ खर्च नहीं किया। तो हर वो इशू जो हमने देखा है कि जहाँ पर वसाइल खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ से हाथ गवर्नमेंट खींचती है, लेकिन दूसरी जानिब आपको याद होगा कि प्रीवियस डेज़ में हमने देखा कि खुद कफ़ायतचारी के नाम पर 20-20 करोड़ रुपए ज़्यादा और फिर अरबों के जो फंड्स थे वो भी कम पड़ गए। सादगी का लाइफस्टाइल अपनाना था जिन्होंने। अब जहाँ पर बारी चंद लोगों की आती है, चंद 100 लोगों की बारी आती है, तो वहाँ पर तो करोड़ों रुपए अरबों रुपए भी खर्च हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पर बारी उन गरीब तलबा की आएगी जिनको वजीफ़ा देना इसके मुतरादिफ है कि आप कम अज़ कम उनको अर्ज कर रहे हैं कि आप स्टडी की तरफ आएँ। और बहुत सारे जो सरकारी स्कूल्स हैं, अगर आपका कभी विज़िट हो स्कूल, अल्लाह करे खुले, और आप एक मॉर्निंग शो सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ ज़रूर करें, वहाँ पर आपको बच्चे नज़र आएंगे, किसी के पाँव में टूटा हुआ जूता और किसी के कपड़े आपको फटे हुए नज़र आएंगे। तो फिर उसके साथ हम बार-बार जो कोशिश कर रहे हैं ना, डॉक्टर मुरादरा साहब के हमारे साथ राब्ता कर लें, वो इसलिए शायद राब्ता नहीं करते हैं। हमारे मुआशरे की तलख हकीकत है वो कि इसको हमने नज़रअंदाज किया है। बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वसाइल खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वजीफ़े अगर रोकेंगे तो इससे आप डिस्करेज करेंगे उन तलबा को जो इस्तात नहीं रखते। बेशक स्कूल नहीं आ रहे, कम अज़ कम जो वजीफ़ा, और ये कोई लाखों में या हज़ारों में नहीं होगा, ये तो चंद 100 रुपये में वजीफ़ा होगा जो मिलता होगा स्कूल के बच्चों को, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। और जो आपका 70-75% बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से जो प्राइवेट सेक्टर अच्छा, है। मुराद राज साहब दावे जो करते हैं, यकीन माने मुराद राज साहब की आप बात करें, इस वक्त तो वो शायद उठे नहीं होते, इसलिए आपके प्रोग्राम में वो अवेलेबल नहीं है। सर नहीं, वो तो जिस टाइम भी आप राब्ता कर लें, असल में फिर बताने को कुछ हो तो तब भी आए ना। देखिए ये वो लोग थे जिनकी तकारीर आप पंजाब असम्बली के प्लेटफॉर्म से आप निकाल लें तो आपको लगेगा कि ये फरिश्ते हैं, सिर्फ इन्हीं को हुकूमत में होना चाहिए, और अल्लाह ने इनको ये मनसब भी अता कर दिया। लेकिन उसके बावजूद इनकी अब जो कारकर्दगी है उसको आप उसका खुद आप अंदाजा लगा लें। सभी के सामने है। अगली खबर की तरफ कितने लाहौर शहर में नए स्कूल्स बने हैं,
कितनी लैब्स बनी है, कितने बच्चों को जो हैं उनकी हालत ही आप देख लें, कितने स्कूल्स की लैब्स को अपग्रेड किया गया है, कितने नए क्लासरूम्स बने हैं, इनके अपने हलके में कितने स्कूल्स बने। यानी वही मिसाल हम दे रहे हैं कि आपको याद होगा कि स्कूल एजुकेशन के मिनिस्टर थे राना मशहूद, और उनके अपने स्कूल के हलके के बच्चे, उनके अपने हलके के जो स्कूल थे उनके बच्चे सड़क पर पढ़ रहे थे, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो ये इग्नोरेंस का वो लेवल है जो इनको खुद से नजर नहीं आता। तरजीहात नहीं है राव साहब, इनकी तो चलें, हम पंजाब गवर्नमेंट जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, चलें आप उनको ये मार्जिन दे दें कि उनकी तवज्जो नहीं थी इस सेक्टर पर, लेकिन आप तो वोट ही इसी सेक्टर पे तालीम और सेहत पर लेकर आए थे। आप तालीम का क्या हाल कर रहे हैं? आप तालीम का, सेहत का, हाँ जी, ये तो चीजें डिस्कस करना ही फजूल हो चुका है। अगली खबर है 33 अरब मालियत के 3 बड़े सीवरेज मंसूबों पर PND ने एतराज लगा दिए हैं, और इसकी डिटेल ये है जी। फिरोजपुर रोड, शाहदरा और जिनाता ठोकर मंसूबों के प्लानिंग कमीशन महकमे हाउसिंग को वापस किए गए हैं। जी राव साहब। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ खलवाड़ हो रहा है। 8 माह तशहीर के बाद पता चलता है प्रोजेक्ट जो है वो फलां डिपार्टमेंट से एतराज़ात लग गए हैं, और फिर वो उसके बाद वो सर्द खाने में चला जाता है। इसमें 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये वजह है कि परसू नहीं किया जाता पंजाब हुकूमत की जानिब से जो भी प्रोजेक्ट आए। आपको अब देखिए मानसून आ रहा है, और आपने और मैंने ये खबरें कोई हर चौथे रोज देखी कि वाटर टैंक बनेंगे बिल्कुल 7-8 इलाकों में। मुझे वो गालिबन एक इलाके में बन पाया, सिर्फ वो एक जगह पर बना है, बाकी मकामात फाइनल होकर और कई फंड्स का इंतजार किया जा रहा है, कहीं पैसों का, और मानसून फिर आ रहा है आगे। अब जून में प्री मानसून शुरू होगा और जुलाई के स्टार्ट में बाकायदा तौर पे मानसून। तो ये तो हालत है कि इसमें जो 2 मेजर एलिमेंट हैं कि आपकी जो दिलचस्पी है वो किस हद तक है, परसू नहीं किया जाता, यानी आप लोगों को कह रहे हैं। और दूसरा एलिमेंट ये है कि आपने जो ब्यूरोक्रेसी है जिसने गवर्नमेंट के अमूर को आगे, गवर्नमेंट के मंसूबों को अमली जामा पहनाना होता है, वहां पर जो हैरासमेंट बहुत ज्यादा है, इस सेंस में कि अगर कोई ज्यादातर जो करना भी नहीं चाहे, ज्यादातर जो ऑफिसर्स हैं वो ये समझते हैं कि शायद आज करेंगे तो कल को नैब में बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। राव साहब, वक्त हमारे पास कम है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आप हेडलाइंस जानिए, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वर्ल्ड थायराइड डे के हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज है 25 मई और दुनिया भर में आज ही के दिन 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड थायराइड डे मनाने का मकसद क्या है? असल में ये बीमारी है क्या, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इसकी एहतियाती तदाबीर, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, आपके साथ ये आज के शो में हम शेयर करेंगे। और फिर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं इस बीमारी को लेकर। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया इसका इलाज मौजूद है, अगर है तो इसका मौसर इलाज क्या है। बहुत सारे लोग टाइम गुजारने के बाद इलाज की तरफ आते हैं, उसका कितना नुकसान है और किस तरह से बरवक्त इलाज से इससे बचा जा सकता है। आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि ये दिन मनाने का मकसद क्या है जी, थायराइड से मुतल्लिका बीमारियों के हवाले से आगाही फैलाना। तो आज हम भी एक कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आप लोगों के साथ चीजें शेयर करें, आगाही फैलाएं, ताकि हम सभी इससे महफूज रह सके। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी। ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राशिद जिया साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू वेरी मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं तो डबल शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहूंगी, जिस तरह से आजकल हॉस्पिटल्स के हालात है, इसके बावजूद हमेशा से जब कभी भी आप लोगों को याद करें, आप लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं लोगों की रहनुमाई के लिए। सबसे पहले बताइएगा, आज वर्ल्ड थायराइड डे है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासिबत से? थैंक यू वेरी मच। ये मेरे ख्याल आपके मीडिया का भी बहुत मशकूर हूँ। अवेयरनेस, इल्म बहुत बड़ी रोशनी है। एक चीज़ का पता होना और वक्त से पहले पता होना प्रिवेंशन इज बेटर इतनी खूबसूरती है कि ये बीमारी के बारे में आलमोस्ट इंसानों को पता है कि बीमारी कैसे होती है, इसके तदारक कैसे है,
अब गर्दन के सामने एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है लोअर हाफ ऑफ द नेक में, ठीक है, और गर्दन के सामने के हिस्से में कई दफ़ा उभार नहीं होता देखने में, लेकिन फंक्शन नॉर्मल नहीं कर रहा। अच्छा, दो तरह की बीमारियां, एक है कि ये थायराइड ग्लैंड नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, ज़्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है। हाइपर फॉर्म में ज़्यादा काम कर रहा है, हाइपो फॉर्म में बिल्कुल काम कर ही नहीं रहा। ठीक है, हाइपर और हाइपोफॉर्म है। हाँ, अलामात बहुत सादा सी हैं। जब भी कोई पेशेंट फौरी तौर पे गुस्से में आना शुरू हो जाए, हाथ कांपने लग जाएं, आंखें थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाएं, वेट बहुत लूज़ करना शुरू हो जाए, भूख बेतहाशा लगे, ये वो है जो हाइपर फॉर्म में हाइपर थायराइडिज्म में होता है, जिसमें हार्मोन बेतहाशा नॉर्मल से ज़्यादा बनाना शुरू करता है। सही, ये हार्मोन करता क्या है बॉडी में? ट्रिलियन सेल जो पूरी बॉडी के हैं, हर सेल का नॉर्मल फंक्शन, ऑप्टिमम फंक्शन, एनर्जी यूजेज, ये थायराइड के बगैर मुमकिन नहीं है। इंसानी डेवलपमेंट और उसकी फर्दर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, उसके नॉर्मल फंक्शन के लिए हर सेल के लिए थायराइड हार्मोन नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। सही, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि छोटे बच्चे पैदाइश से पहले भी इस थायराइड की मरहूने मिन्नत होते हैं। अच्छा, अगर ये थायराइड ग्लैंड बचपन में बच्चे को ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ माँ के पास जब होता है बेबी, उस वक्त कमी हो जाए तो बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल नहीं होगी। अच्छा, बच्चे की हीयरिंग लॉस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब इसको रिकवर कैसे करना है? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान माँ का जो बार बार मुआयना होता है, उसमें ना कि ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल, पेशेंट का ब्लड प्रेशर नोट किया जाए, उतना ही एसेंशियल है कि हर माँ का थायराइड हार्मोन चेक होना चाहिए। सही, थायराइड नॉर्मल हार्मोन होगा तो इनफर्टिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। सही, नॉर्मल पैदाइश, नॉर्मल फर्टिलिटी मुमकिन ही नहीं है अगर थायराइड फंक्शन नॉर्मल ना करे। सही, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले मैरिड कपल का थायराइड हार्मोन होना ज़रूरी है, चेक होना। सही, फीमेल का ये मसला 10 गुना ज़्यादा है मेल से। अच्छा, इसका मतलब फ़ीमेल पे तो लाजम है कि अपने थायराइड हार्मोन चेक करवा लें। ठीक है, अगर ये चीज़ें ऑप्टिमम हैं तो हर चीज़, पैदाइश, फर्टिलिटी, एवरीथिंग विल बी वेरी ऑप्टिमम बिकॉज द सेक्रेट पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसका फंक्शन, क्योंकि हर सेल इसका मरहूने मिन्नत है नॉर्मल फंक्शन के लिए, अगर ये फंक्शन कम शुरू कर दें तो फ़ौरन वेट गेन शुरू हो जाएगा, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, अच्छा, और पेशेंट बिल्कुल मध्यम सा हो जाएगा। उसको लोग छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उसकी मेमोरी लॉस हो रही है, डिप्रेशन में जा रहा है, अच्छा, और खा रहा है, उसको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा। नॉर्मली जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम कहते हैं शायद किसी के साथ कोई जहनी मसला हो गया है, कोई जहनी अमराज है, कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम हो गई है, क्या आप चीज़ें भूलना शुरू हो गए हैं, या इस तरह के नॉर्मल? ज़हनी अमराज बिल्कुल अपने तौर पे मौजूद हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है 10 में से 2 से 3 लोगों को थायराइड इश्यूज हैं। अच्छा, 10 में से 2 से 3 बंदे। ठीक है, अब इसका मतलब 10 to 38% लोगों को नोट किया गया है ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इतना कॉमन एंडोक्राइन प्रॉब्लम है। सही, इसलिए जितना पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर, शुगर आम है, उससे कहीं ज़्यादा थायराइड डिजीज़ भी आम है। ठीक है, 2 तरह की डिजीज़ हैं, कम काम करता है हाइपर फॉर्म में या हाइपो फॉर्म में, दूसरा है इसके ट्यूमर्स। ठीक है, गर्दन के सामने थोड़ा सा भी उभार नज़र आए, जिस तरह ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फीमेल पे मस्ट है कि खुद भी करे, 1% भी शक है तो अपनी डॉक्टर से मिले। ठीक, ये भी लाजम है कि जब भी आप लुकिंग ग्लास के सामने खड़े हों, बिल्कुल सीधे खड़े हों, कंधे बिल्कुल नॉर्मल हों, लंबा सांस लेके आपने रुका हुआ है, और ऑप्टिमली आप मिरर में देख रहे हैं कि आपको स्वालो करने से, पानी का घूंट लेने से कुछ चीज़ तो नहीं प्रोमिनेंट हो रही, स्पेशली लोअर हाफ में एडम्स एप्पल के नीचे अगर कहीं पे एसिमेट्री लग रही है, दाएं बाएं में फर्क अच्छा। लग डॉक्टर रहा साहब का अगर सोलो फ्रेम आयशा अगर आप बना कर दिखा देंगे तो डॉक्टर साहब जो एहतियात बता रहे हैं किस तरह से आपने ऑब्जर्व करने चीज़ों को, वो हमारे नाजरीन भी देख सकेंगे। तो मैं चाहूंगी, वैसे तो हम पिक्चर आ रहे हैं लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि स्पेशली बता रहे हैं। जी डॉक्टर साहब अब बताइएगा। ये 2 सिंपल से टेस्ट हैं, इसको ऑटो टेस्ट कह लें, खुद से टेस्ट करना है
गर्दन के नीचे के हिस्से में एडम्स एप्पल से नीचे दाएं और बाएं में एक बटरफ्लाई लाइक ग्लैंड है जो स्किन से काफ़ी डीप पड़ा होता है। सही। नॉर्मली आपके पानी पीने से, घूंट लेने से, सलाइवा स्वालो करने से बिल्कुल कोई चीज़ प्रोमिनेंट नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर कोई चीज़ दाएं या बाएं या दोनों तरफ उभार नज़र आ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। ये सबसे सिंपल तरीका है कि आप लुकिंग ग्लास के सामने खड़े हों और अपनी गर्दन को ज़रूर गौर से देखें और उस दौरान अपना लुआब स्वालो करें या मुंह में पानी का घूंट लेके स्वालो करें तो दाएं और बाएं तरफ गर्दन के सामने हिस्से पे कोई चीज़ प्रोमिनेंट नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अगर ये प्रोमिनेंट हो रही है, कई दफ़ा छोटी बच्चियों में प्रोमिनेंट हो जाती है जस्ट बिफोर प्यूबर्टी, जस्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, इसको प्यूबर्टी ग्वाइटर भी कहते हैं। ठीक है। तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। अगर रैपिडली साइज नुमाया हो रहा है तो फिर उसको थायरॉक्सिन लेनी पड़ेगी। ठीक है। ताकि इसका साइज बढ़ने से रोक दिया जाए। सही। लेकिन अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहें। और दूसरा इतना ही सिंपल तरीका ये है कि मेजरिंग टेप लें और कॉलर साइज मेजर कर लें। ठीक है। जस्ट 2 सेंटीमीटर नेक से, रूट ऑफ नेक से ऊपर जाके और उसको लिखते जाएं। अच्छा। अगर आपको शक है कि ये बढ़ी होती जा रही है तो इसकी सेल्फ असेसमेंट भी है। ठीक है। ना कि गर्दन को लुकिंग ग्लास में अक्सर गौर से देखें। कई दफ़ा माँ ने बेटी को देखा है कि आपके कुछ उभार है। हाँ। वो भी पढ़ी लिखी माँ ऐसा काम करेंगे। हम एक लोग दूसरे तो नॉर्मली ये कहेंगे अच्छा मोटापे की वजह से ना ये सब कुछ हो रहा हो। जी, जिस तरह हम एक दूसरे को स्पेशली माएँ बहनें गौर से एक दूसरे को देखती हैं कि आईज बहुत खूबसूरत हैं, नोज़ बहुत आप बाकी चीज़ें देखने के साथ गर्दन ज़रूर देखें। सही। और जब बिल्कुल सीधे बैठे हैं, अकड़ के बैठे हैं जर्मन की तरह बिल्कुल साफ सुथरे, तो लंबा सांस लेके रोका हुआ है, गर्दन को थोड़ा एक्सटेंड करके सामने देखें कि और उस वक्त स्वालो करें। स्वालो करेंगे तो ये चीज़ और नुमाया हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरा, कॉलर साइज रिपीटेडली मंथली, फोर्टनाइटली अगर हम मेजर करते जा रहे हैं और वो पिछले साल भी वही था, 6 माह पहले भी वही था, तो फिर आपको घबराने की कोई जरूरत। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त टिप है कि आप घर में खुद भी इन चीज़ों को जो है वो मुआयना कर सकते हैं, देख सकते हैं। नॉर्मली ये चीज़ें अब जैसे मुझे नहीं पता था कि आप घर में भी इस तरह से मुआयना कर सकते हैं, तो आई होप बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता चल चुका होगा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इसका तरीका इलाज क्या है, जो लोग अब इस मर्ज में मुब्तला हैं उनको किस तरह से अपनी केयर करनी है, अद्वियात हैं, इसके अलावा डॉक्टर साहब क्या कहते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, लोग परेशान होकर रह जाते हैं, थायराइड के जो मरीज़ हैं, क्या ये ज़िंदगी भर बीमारी उनके साथ रहती है? फिर इसका अच्छा तरीका इलाज क्या मौजूद है? लोग हकीमों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, देर से इलाज करा लेते हैं, तो किस तरह से आप इसका बेहतरीन तरीका इलाज आप रिकमेंड करेंगे? ये पहली बात तो 100% काबिल इलाज। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत ये है कि पूरी दुनिया में ग्लोबली इस डिज़ीज़ के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा। ठीक है। और एग्रीमेंट्स हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसलिए जिस तरह 2 + 2 4 है, इतना सिंपल तरीके से थायराइड डिजीज़ को ऑलमोस्ट 100%, इसके कैंसर का भी 100% काबिल इलाज। ठीक है। अब यूँ सोचिएगा, मोस्ट ऑफ द डिजीज़ 80 to 90% ज़्यादा फंक्शन की वजह से या कम फंक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है। थ्रू आउट लाइफ इस पे नज़र रखनी चाहिए। गर्दन के सामने को उभार हो तो फ़ौरन चेक कराना चाहिए। ठीक है। इसकी मोस्टली डिजीज़ काबिल इलाज हैं दवाइयों से। ठीक है। 80 to 90%। ठीक है। किसी में थायरॉक्सिन देनी पड़ती है जहाँ पे हार्मोन काम नहीं कर रहा, जहाँ पे ज़्यादा कर रहा है हार्मोन को अद्विया दी जाती ताकि फंक्शन कम हो जाए। ठीक है। मोस्टली 10 टाइम ज़्यादा है ये फीमेल में। ठीक है। ये 10 गुना ज़्यादा है फीमेल में। ठीक है। सो मदर को ऐसे नहीं कहा गया जन्नत कदमों में, उसमें शी हैज़ टू पे द प्राइस। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए प्रेगनेंसी, शादी के फ़ौरन बाद फीमेल का HbA1c, 4 माह का शुगर, ब्लड प्रेशर और ये चेक होना चाहिए थायराइड। ठीक है। उससे एक नॉर्मल फैमिली डेवलप होगी, उसमें बच्चे में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। ठीक है। ये 100% अद्वियात से काबिल इलाज है और सबसे सस्ती अद्वियात मेडिकल साइंस में पाकिस्तान में
थायराइड की। चले जी, ये तो एक अच्छी खबर और है। सबको मेडिसिन थ्रू आउट लाइफ नहीं लेनी। ठीक है। कुछ की है, जैसे सबसे कॉमन डिजीजेज दो हैं, ग्रेव्स डिजीज़, हैशिमोटोस डिजीज़। ठीक। सोजश आती है यंग फीमेल में, ग्लैंड में फंक्शन ज़्यादा शुरू कर देता है या कम शुरू कर देता है। ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं। सही। अब ये वो डिजीज़ हैं जिसमें वक्त के साथ रिलैप्सेस, रिमिशंस, ऊपर ऊंच नीच होती रहती है। उसके लिए जो ही थोड़ी सी डिस्पैरिटी आए, अपने फिजिशियन से, अपने MBBS डॉक्टर से रब्ता करें। सही। सिंपल से टेस्ट हैं जो हर गली में हो जाते हैं लैब से, फ़ौरन पता चल जाता है। विदिन 1 वीक गारंटी के साथ काबिल इलाज है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ खाने पीने का भी परहेज आपने करना होता है? ठंडा गर्म की एहतियात, ऑयली चीज़ों की एहतियात? ये कमी होती क्यों है? 1/3 तो वो लोग हैं जिसको मौरूसी मसला है। ठीक है। कि एक बहन का भी गला प्रोमिनेंट है, मदर का भी था, फैमिली में इशू है। एक सिग्निफिकेंट नंबर फैमिली हिस्ट्री में 20-30% ये वो लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनको कमी होनी ही थी बिकॉज ऑफ डाइट। अब 2-3 चीज़ें सिंपल सी देखी गई हैं। जो लोग सी फूड लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नट्स लेते हैं, उनको डिजीज़ ये ना होने जैसी है। ठीक है। जो लोग फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, वेट गेन है, उनमें ये चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। अब आयोडीन वाला नमक हर सूरत में होना चाहिए, हर बंदे पे लाजम। ठीक है। हमने बहुत सारी खुद ही मिथ बना रखी है। मेडिकल साइंस में गारंटी के साथ 100% इन एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स का हल मौजूद है। और 1-2 माह के बाद तो पेशेंट अच्छा खासा प्रोफेसर जितना नॉलेज गेन कर चुका होता है, सही। उसको खुद पता लग जाता है कि जब भी मुझे एंजाइटी होती है, जब भी मेरा दिल तेज़ तेज़ चलता है, जब भी मैं परेशान होती हैं, जब भी मुझे 5-5 मिनट बाद हर बंदे से लड़ाई करने को दिल करता है, तो थायराइड फंक्शन ज़्यादा हो रहा है। हाँ, सिम्टम्स आपको प्रोमिनेंटली वो पता चल जाते हैं। एग्जैक्टली पता है। इसलिए नॉर्मल लाइफ का जब भी आप बहुत मध्यम हैं, आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, हेयर लॉस हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही बातें क्या हो रही हैं, तो आप अपना थायराइड ज़रूर चेक करवाएं। ठीक हो गया। विद इन नो टाइम थिंग्स आर ऑन द सरफेस, क्रिस्टल क्लियर हो जाती बात। सही। ये 100% काबिल इलाज है, अद्वियात से है। लेकिन वो लोग जिनकी गर्दन में सामने नुमाया कुछ चीज़ अपीयर हो रही है, सिमिट्री नहीं है, एक तरफ है एक तरफ नहीं है, ये वो लोग हैं, या उसके लिम्फ नोड भी आ चुके हैं, या चेस्ट में भी थोड़े बहुत प्रोमिनेंट कुछ चीज़ नज़र आ रही है, इन्होंने एक दिन भी इंतज़ार नहीं किया। अच्छा। हम सो जाते हैं, रसौली और बुरी रसौली और जड़ों वाली रसौली या कैंसर, ये नहीं सोते, ये स्लो बॉडी को डैमेज करते हैं। अच्छा। इसलिए वक्त से पहले चीज़ों को देखना, निप द इवल इन द बड करना बहुत आसान है। और ये ऑलमोस्ट 100% रसौलियाँ थायराइड की जो बहुत कॉमन है, वन ऑफ वेरी कॉमन काज, मुंह का कैंसर, सांस की नालियों को, लंग्स का कैंसर और थायराइड का एक्सट्रीमली कॉमन है। सही जी। तो ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप सब लोग एहतियात करें। अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स जो डॉक्टर साहब ने बताया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। बच्चों में भी क्या उतने ही चांसेस होते हैं डॉक्टर साहब? बच्चों में आम तौर पे विरासत से, मौरूसियत से, मदर से आते हैं। प्रेगनेंसी में अगर मदर का हार्मोन कैलिब्रेट किया गया था तो ये चांसेस बहुत कम है। सही। वो बच्चे जहाँ थायराइड हार्मोन नहीं होता मदर में, या बच्चे का अपना थायराइड पैदाइश से बहुत पहले बच्चे का थायराइड ग्लैंड काम करना शुरू कर चुका होता। ठीक है। अब अगर ऐसे है तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। ये हार्मोन नॉर्मल ग्रोथ के लिए, बच्चे की हाइट के लिए, उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए और उसकी नॉर्मल हीयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सही। ये बच्चे आमतौर पे सुन नहीं पाते हैं, हाइट बहुत छोटी होती है। अच्छा। और गोल मटोल हो जाते हैं, ओबीज हो जाते हैं, जहाँ पे थायराइड, उसको क्रिएटिन, मतलब दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ वो लोग जिनको थायराइड के अलावा डायबिटीज़ का इशू है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, या किसी दीगर अमराज में वो मुब्तला हैं, उनको क्या ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है? एग्जैक्टली ये बात सही है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको थायराइड अगर कमी है तो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी। सो फंक्शन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड थायरोक्सिन इज इंटरवोवन, एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड है, टू गुड फ्रेंड्स हेल्पिंग ईच अदर। आई एम टॉकिंग अबाउट इंसुलिन, जिसकी कमी की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है,
या थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो थायराइड का फंक्शन कम हो जाता है। ठीक है। अगर थायराइड A1 काम कर रहा है तो इट हेल्प्स इंसुलिन टू वर्क वेरी वेल। सही। इसलिए दोनों चीज़ों का नॉर्मल होना लाजमो मलजूम है, नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत बेहतर है। जैसे एक नॉर्मल बंदा हर थोड़ी देर बाद स्माइल करता है, अच्छी चीज़ें ढूंढता है, खुद भी स्माइल करता है, उसकी सराउंडिंग में स्माइल करती है। दिस अ नॉर्मल लाइफ, दिस इज़ द ऑप्टिमम। ये एक नॉर्मल थायरॉक्सिन, नॉर्मल इंसुलिन के लिए ज़रूरी है। अगर किसी बंदे का ग्लूकोज ही नीचे चला गया हुआ है, सही, खाए पिए को देर हुई है, या इंसुलिन थायरॉक्सिन ही पूरी नहीं है, तो उसके वो तो ही इज़ जस्ट इनडिफरेंट इन द एनवायरनमेंट, ना खुद स्माइल कर रहा और बाकियों की भी स्माइल ख़राब कर रहा है। सही सही। दैट्स अ नॉर्मल रिदम ऑफ लाइफ। इसलिए नॉर्मल थायरॉक्सिन होना, नॉर्मल इंसुलिन होना इज़ हेल्पिंग ईच अदर। सही। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको डॉक्टर साहब ने आपके साथ शेयर की हैं, जिस तरह से आप इलाज भी अपना मौसर बना सकते हैं। फिर डॉक्टर साहब, अगर आप इसका टाइमली इलाज नहीं करा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, या फिर आप घर में ही सिर्फ एहतियात करते चले जा रहे हैं, इससे आगे चल के क्या मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं? जितना चीज़ों को हम प्रोलॉन्ग करते हैं, थायरॉक्सिन की कमी की वजह से बॉडी में वो चेंजेस आ जाती हैं, हार्ट वीक हो जाता है। अच्छा। हार्ट डायलेट कर जाता है, वक्त से पहले चीज़ें, जैसे फंक्शन ज़्यादा हो रहा है तो पेल्पिटेशन शुरू हो जाएगी, छोटी छोटी चीज़ इस पे पेशेंट लड़ाई करेगा। ये शुरुआत में है। ठीक है। जब देर हो जाएगा तो ऐसे हार्ट में हार्ट अटैक होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। सही। इसलिए ऑप्टिमम काम करना बॉडी के हर सेल का, हर ऑर्गन का, एक नॉर्मल लाइफ को दुआम ही नहीं देता, नॉर्मल को ब्यूटी भी देता है। सही सही सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को आज के दिन की मुनासिबत? आई थिंक वी आर ग्रेट नेशन, वी शुड बी यूनाइटेड, वी शुड स्माइल। दो तीन ही चीज़ें हैं कि हमें टाइम पे सोना चाहिए और टाइम पे उठना चाहिए, मेडिटेशन, नमाज ज़रूर होनी चाहिए। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो सोसाइटी का बेस्ट पार्ट है। जो लोग स्माइल करते हैं और स्माइल शेयर करते हैं, नो मैच टू देम। अपने आसपास प्लांट्स ज़रूर लगाएं और प्लीज़ साथ वाले लोगों को स्पेस दें। जितना आप अपनी फैमिली को स्पेस देते हैं, खुशगवार जिंदगी का, अच्छी जिंदगी का, सेहतमंद जिंदगी का पूरा एक खुलासा पेश कर दिया है। जो जितनी आप स्पेस किसी को देते हैं तो यू आर लाइक एंजल्स। अल्लाह मियाँ को इससे बेहतर कोई बंदा नहीं लगता। बिल्कुल आपने सही। जो ग्रेटिट्यूड शो करता है, जो साथ वाले का अदब करता है। सही। तो थैंक्स टू ऑलमाइटी दैट वी आर अलाइव, वी आर हेल्दी एंड वी आर पार्ट ऑफ ए फ्री एंड ग्रेट नेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज भी है, ना सिर्फ एक इंसानियत के लिए बल्कि सेहतमंद रहने के लिए भी यही सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। चलते हैं जी सेगमेंट्स की तरफ और सबसे पहले जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जी, तो हमने मौसम की सूरत हाल आपके साथ शेयर करनी है। बाहर मौजूद है हमारी रिपोर्टर सादिया खान। सादिया, कैसा है मौसम? जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। अगर आप घर में हैं तो आपको एहसास होगा कि मौसम बेहतर है, लेकिन अगर आप किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं और आपको सूरज की तपिश का सामना करना पड़ता है तो आपको एहसास होगा कि गर्मी जो है उसका जोर पड़ता जा रहा है। और इसी तरह से दिन के औकात में खासकर जो है वो पारा 35 से 36 जाता है। अगर आज हम लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो आज भी लाहौर में मतला साफ और गर्म रहेगा। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जून में छोटे छोटे सिस्टम जो हैं वो लाहौर पंजाब में दाखिल होंगे, जो कि तेज़ हवाओं के साथ कहीं कहीं बारिश का बायस बनेगी। लेकिन जून के हवाले से कहा ये जा रहा है कि जून जो है वो गर्म तरीन होगा, खासकर दर्जा हरारत जो है वो 40 से 42 तक जाने के इम्कानात है। आज भी लाहौर में 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है 35 से 36 रहने के इम्कान है। रात के औकात में मौसम बदलना शुरू हो चुका है और रात में भी पारा बनने की वजह से जो है वो गर्मी का एहसास बढ़ना शुरू हो चुका है। तो इसी तरह से भी माहिरीन की जानिब से खासकर शहरियों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप डिहाइड्रेशन से और गर्मी से बचना चाहते हैं तो एक तो धूप से आप जो है वो एहतियात बरतें, उसके साथ साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन बेहतर रहे और आपकी सेहत जो है उस पर बुरे असरात मुरतब ना हो। जी
ठीक है जी सादिया खान, बहुत शुक्रिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, डिहाइड्रेशन से आप लोगों ने बचना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना, और साथ ही साथ हमारे पास ऐसे कुछ फल मौजूद हैं जिससे हम डिहाइड्रेशन का इलाज कर सकते हैं। तरबूज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, बचत बाज़ार। आपने शॉपिंग करनी है तो आपको बता देते हैं कौन कौन से ब्रांड हैं जहां पर सेल लगी है, आप जा सकते हैं और सेल से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला ब्रांड हमारे पास है जी हैंग टर्न। अगर आप यहां जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ। ब्रेकआउट है जी, यहां अगर आप जाएंगे यहां पर अप टू 50% ऑफ। इसके बाद बोनेंजा पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है। और इसके बाद क्रॉस स्टिच अप टू 50% ऑफ है। नाज़रीन, सेल्स आपने जान ली कहाँ कहाँ पर सेल्स लगी हैं। शॉपिंग अगर आप करने जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, एहतियात के साथ जाइए। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन है जी, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आप के पास ये तमाम ब्रांड्स पे ऑनलाइन शॉपिंग की ऑप्शन भी मौजूद होती है, आप घर बैठ के भी आसानी से ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए बाज़ार जाना ज़रूरी है तो आपने जी SOPs को फॉलो करना है। मार्केट तब जाना है जब आपको लगे जी इस टाइम रश कम होगा, रश वाले औकात में ना जाएं। और अगर आप जा रहे हैं रश है तो गुरेज कीजिए, ज़्यादा गैदरिंग में आप जाने से थोड़ी देर बाद चले जाएं ताकि आप खुद भी महफूज रह सके। अदरवाइज़ बेस्ट ऑप्शन है जी, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपके साथ शेयर करते हैं। माल का हाल आपने जान लिया, करेंसी रेट आपके साथ शेयर की हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। जी तो आज के भाव जानने के लिए हमने अवाम से भी राब्ता किया है। चिकन की कीमत में चूंकि मुसलसल इजाफा हो रहा है तो इस पर अवाम के तासुरात पहले आपको दिखाते हैं। समझ नहीं आ रही है कि इतना महंगा गोश्त हो गया हुआ है कि गरीब इंसान की पहुंच से ये बहुत दूर हो गया हुआ है। कम से कम हुकूमत को इतना तो सोचना चाहिए कि गरीब शख्स की पहुंच में करे, जो इंसान आराम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा सके। अभी आजकल जो है ना वो हालात इस तरह के हो चुके हैं कि छोटा गोश्त भी ना बड़ा गोश्त भी उसी रेट पे और चिकन भी उसी रेट पे ऊपर है। गोश्त लेने के लिए आए थे लेकिन रेट सुन के और पूछ के जा रहे हैं, खाली लौट रहे हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि शायद कभी रेट सस्ता हो। 2 रुपये रेट कम करने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, 50-60 रुपये किलो कम करे। अब कल 451 था, 449 रुपये रेट है। आप देख लोग तो आपको मायूस नजर आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जी खरीदारी करने के लिए आए लेकिन महंगाई की वजह से वो खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। फरहान यामीन हमारे रिपोर्टर यहीं पे मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी फरहान, क्या भाव हैं आज के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टोरंटो मार्केट में मौजूद हूँ। ईद के बाद से जो मुर्गी की गोश्त की कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आया और 451 रुपये तक गुज़श्ता रोज़ पहुँच गई थी, लेकिन आज 3 रुपये मुर्गी की गोश्त की कीमतों में कमी ज़रूर देखने में आई है। ताहम हम जो दुकानदार और ख़रीदार हैं मुसलसल कीमतों में इजाफे की वजह से दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। ग्राहकों का कहना है कि जिस तेज़ी से जो मुर्गी की गोश्त की कीमतों में इजाफा हुआ है वो उनकी पहुँच से दूर हो गई है। ज़्यादातर जो ग्राहक है उनका कहना है कि वो मार्केट में आए कि शायद यहाँ पर सस्ता जो मुर्गी का गोश्त है वो मिल जाए, लेकिन अब तक जो ख़रीदार हैं उनका कहना है कि उन्हें सस्ता मुर्गी का गोश्त कहीं भी मैसर नहीं है। जो दुकानदार है उनका कहना है कि मुसलसल कीमतों में इजाफे की वजह से उनकी दुकानदारी बुरी तरह मुतासिर हुई है। उनकी जो दुकानदारी है वो 50% तक बाकी रह गई है, जिसकी वजह से उनके अखराजात भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और उनका कहना है कि
जो हुकूमत है वो तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करे। अगर हुकूमत मुसलसल मुर्गी की कीमतों को में इजाफे को बंद नहीं बांधती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फ़ारहान। लोग ये कहते हैं कि अगर कीमतें कम नहीं होती तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जी, क्योंकि लोगों की कुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है। आगे बढ़ते हैं, एग रेट्स हमारे पास हैं और सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देते हैं जी। मार्केट में रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की ख़रीदारी कर सकते हैं जी 145 रुपये दर्जन में। इसके बाद जी 145 रुपये रिटेल प्राइस है, और अगर आप जा रहे हैं होल सेल से ख़रीदारी करने के लिए तो होल सेल से आप 143 रुपीज़ में अंडों की ख़रीदारी कर सकेंगे। गोरमे पे 144 रुपये दर्जन में आप अंडों की ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास रेट आपके साथ शेयर किए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ में। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मेहमान से जिससे मुलाकात कराने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिशियन है, मोहसिन अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक से ये तलाई तमगा भी जीत चुके हैं। GC यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? जी जी, दुआएं आपकी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, स्टडी के साथ साथ आप कुछ और कर सकें और फिर म्यूज़िक की तरफ कैसे प्लान किया? जी मैम, म्यूज़िक जो था ना, हमने बचपन से ही, मेरी आई बिलोंग टू म्यूज़िकल फैमिली। सही। जो जितने भी म्यूज़िक मास्टर्स हैं, रशीद अतरे साहब, वजहत अतरे साहब, मैं उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बचपन से इंस्पायरेशंस तो वही थे सब। उसके बाद मेरी फैमिली वाज वेरी सपोर्टिंग, तो मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने। उसके बाद फिर नाना जी, उनसे सीखा मैंने। देन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो म्यूजिक को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे करना शुरू कर दिया हमने। यानी बचपन से ही स्टार्ट कर लिया था? जी, और जी। बचपन से ये सोचा था कि गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लें? गोल्ड मेडल तो बस ये उस्तादज़ा की जो थी खिदमत की है, उनकी शागिर्दी हासिल की है। फिर मेरी मम्मा ने मुझे शागिर्द करवाया, वालिद साहब ने उस्ताद सलामत अली खान साहब के बेटे का, सही, उस्ताद लताफ़त अली खान साहब का, इन क्लासिकल वोकल, एज अ क्लासिकल वोकल भी मैंने गोल्ड मेडल। कितना अरसा हो गया सीखते हुए? मैम ये सीखने का जो वो तो चलता ही रहता है, लेकिन आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे तो बचपन से ही स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा। लेकिन प्रोफेशनली 2005 से काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, जब से एडमिशन हुआ था इंटर में। सही सही। उसके बाद फिर चलते चलते फिर प्रेसिडेंट म्यूजिक सोसाइटी रहा, और उसके बाद फिर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन जो कैंपेन थी पंजाब गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की, PMLN की, उसमें हम लोगों ने परफॉर्मेंसेस की। जिधर भी जाते थे CM साहब हम साथ लैपटॉप्स वगैरह देने सही। जाते तो थे। आप आज यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाते हैं, अपने नाजरीन के साथ भी आपका टैलेंट शेयर करते हैं। क्या शेयर करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्ले करूँगा एक अपने नाना जी ने जो सॉन्ग बजाया हुआ, विच इज़ वेरी क्वाइट फेमस, ही रांझा सुन मुरली दी मिठरी तान। सही, ज़रूर। ये मेरे नाना जी की बजाई हुई धुन है, तो वो मैं अपनी नाज़रीन को सुनाऊंगा। उम्मीद है ज़रूर अच्छी जी, लगेगी। ज़रूर ज़रूर।
वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मुश्किल भी बहुत होगा, मैं तो हैरान भी हो रही थी सीरियसली, मैं एकदम से परेशान होकर रह गई थी, किस तरह से कर लेते हैं मैम? ये बस प्रैक्टिस के साथ साथ यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब नाना जी ने मुझे बुलाया सिखाने के लिए तो स्टार्ट किया, उसके बाद फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंसेस कर करके। अच्छा, बहुत सारी टाइप्स हैं म्यूज़िक की, हर टाइप की एक अपनी ही खूबसूरती भी है, अपनी ही खुसूसियत भी है। तो ये वो लोग जो कि आना चाह रहे हैं, इस तरफ सीखना चाह रहे हैं, कुछ उनको कहना चाहेंगे? इजी है, मेहनत करके सीख सकते हैं सभी लोग? जी, ये तो मेहनत के साथ ही है। जितना भी इंसान मेहनत करता है जिस काम में भी है, ख्वाह वो एक्टिंग है, आप समझते हैं ये कुछ मुश्किल टाइप है म्यूजिक की? म्यूजिक जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है ना, उसको म्यूजिक बोलते हैं। ठीक, सब आर्ट्स से प्योरेस्ट फॉर्म है, क्योंकि बाकी आर्ट्स तो पेंटिंग है, उसमें आपने बनाना है तो नजर आ जाना। ये एक किस्म की हवा में गिरा बांधने की चीज़ है। इसके लिए आपका शौक होना, मेहनत होना और अच्छा उस्ताद मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो आपको सही से गाइड करे, आपका टाइम वेस्ट ना हो। सही, उसके थ्रू ही आप अच्छा सीख के काम कर सकते हैं। साथ दुआ हो, आपके माँ बाप की, पीछे कोई सूफीज़म से रिलेटेड कोई दुआ हो आपकी, यानी कि कोई मुर्शिद की या किसी और बड़े की, तो फिर सारा मामला सेट हो जाए। सही। अच्छा, लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है जी, आपने लगन के साथ काम करना है और सीखते चले जाना है। सिखा भी रहे हैं आप? जी, मैं सिखा रहा हूँ एज ए म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में काम करता रहा। अच्छा, ज़बरदस्त। और डिफरेंट क्लासेस वगैरह भी मैं दे रहा हूँ, ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी करवा रहा हूँ। और आजकल तो ऑनलाइन फेस्टिवल्स हो रहे हैं कोविड की वजह से, तो इंडिया में भी फेस्टिवल्स मैंने 2-3 गाए हैं एज ए क्लासिकल सिंगर। और एज आजकल मेरा बैंड है, वो मैं रन कर रहा हूँ सूफी रॉक्स के नाम से। सही, क्योंकि यंग जनरेशन में सूफियाना कलाम को मुतारफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और यंग जनरेशन तो पसंद भी बहुत करेगी। ये सोने का तमगा आपने किस मुकाबले में हासिल किया? ये मैंने एक ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जीता है फ्लूट में, और दूसरा मैंने जीता है वोकल क्लासिकल में। ठीक जी, सही। अच्छा, कुछ अब आपका जो पसंदीदा है, आपको लगता है कि आप बहुत बेस्ट गाते हैं, हमारे नाज़रीन के साथ अगर शेयर करें तो? जी ठीक है, अपने बैंड का ही मैं अपना एक जो है आजकल रिमिक्स कर रहा हूँ मैं। आबदा जी का कलाम है। अच्छा, ज़बरदस्त।